अस्सलामुअलैकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया। ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है कि हम अपने सिस्टम का जो है एब्स्ट्रैक्ट आपको डिफाइन करके देते हैं कि आपका सिस्टम किस चीज़ के बारे में है, क्या उसका उसका आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, और आपके सिस्टम का बिहेवियर क्या है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि आपके सिस्टम में उसके सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है, कितने कंपोनेंट्स हैं उसमें। और जब आपको कंपोनेंट्स डिफाइन हो जाते हैं तो बिहेवियर में हम उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है और उनका रिलेशनशिप आपके पास क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के आपके पास सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, इसीलिए इसको आप देखें तो कहते हैं हम हाई लेवल डिज़ाइन के बिल्कुल हाई लेवल पे हम इसको डिफाइन करते हैं, इस पे हम डिटेल्स में नहीं जाते। उसके बाद हम जो दो चीज़ें यहाँ डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर क्या है कि आपका सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में बिहेव करेंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, बिहेवियर में। और साथ ही साथ हम इसका जो हमने कंपोनेंट्स डिफाइन किए, इन कंपोनेंट्स के हम लॉजिक्स क्या हैं, ये इस कंपोनेंट्स के बनाने का मकसद क्या है, वो चीज़ें भी हम डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट बनती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, ये ऑन द बेस ऑफ किसकी बनती है, एसआरएस। जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट बनती है। तो बाकी जो भी टीम मेंबर्स है एसडीएलसी के, जो लोअर लेवल डिज़ाइनर्स है, कंस्ट्रक्शन है, कोडर्स है, वो जो है फिर एसआरएस को स्टडी नहीं करते, वो इस डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या आपका ब्रिज है बिटवीन योर एसआरएस और बाकी जो टीम मेंबर्स है। दूसरा, आपके जो बाकी टीम मेंबर्स है उनके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये आपकी खुद भी आप लोग जब इंशाल्लाह के डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप देखोगे वो टोटली आपके पास डायग्राम फॉर्म में होती है। ठीक है, जो आपके लिए स्टडी करना आसान है। अगर आपको यूएमएल डायग्राम्स पढ़नी आती है तो आपके लिए फिर ये आसान हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना। ठीक, तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने कल जो पढ़ लिया था कि उसको यूज़ करने का मकसद क्या है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। सबसे पहला मकसद तो यही कि आपका जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ये क्या करते हैं, सिंपल सिस्टम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सिंपल इसलिए विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कन्कर के सबसे पहले आपने अपना सिस्टम डिफाइन किया, उसके सब सिस्टम्स, फिर उसके कंपोनेंट्स और फिर उनकी प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। तो स्टेप बाय स्टेप आपने अपने सिस्टम को क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको उसको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसका ये है सबसे ज़्यादा फायदे का, कि आपका काम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आपकी टीम मेंबर्स में। एक और फ़ायदा इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने डिज़ाइन को बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हो। उसमें आपने कोई कंपोनेंट डालना है, कोई कंपोनेंट निकालना है, अगर कोई नए प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको आसानी होती है, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। जब डिफ़िकल्टी तब होती है कि जब आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाना हो, क्योंकि उसमें आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। सही, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ डज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हेल्प, हमें हेल्प कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप लोगों ने खुद भी एसआरएस बना लिया है और एसआरएस में आप लोगों ने देख लिया कि वो आपके पास टोटली थ्योरी बेस पे होता है। ठीक है, आपने वो 20-25 पेजेस या उससे ज़्यादा पेजेस की डॉक्यूमेंट होती है, आपने उसको स्टडी करनी होती है। उस पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन से, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन से, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कौन से, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको डिफाइन किया। अब आप लोगों ने एसआरएस को स्टडी किया और एसआरएस को स्टडी करने के बाद उसकी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गई, वो डायग्राम्स फॉर्म में आ गई है। तो अब वो एक डायग्राम फॉर्म में, एक पिक्चर फॉर्म में आ गई है, तो वो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो बाकी टीम मेंबर्स होती है उसको डायग्राम्स फॉर्म से समझाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट फ्लोज होते हैं। कि आप जब कार्ट में आ गए हो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे और अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, कार्ट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो वो अपने एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू या सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू या स्टेट डायग्राम के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे कि ये इसके स्टेप्स हैं। तो वो स्टेप्स को देख के फिर बहुत ईजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा, आपके पास लिमिटेशंस पता चल जाती हैं
समटाइम्स आप थ्योरेटिकल चीज़ें लिख लेते हो कि हाँ ये स्टेप भी हम कर लेंगे, ये स्टेप भी कर लेंगे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली करते वक्त हमें पता चलता है कि नहीं, इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते वक्त हमें कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, हमें कुछ हार्डवेयर के मसले आ रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल्स का मसला आ रहा है, पॉलिसीज हमें अलाउ नहीं कर रही। तो वो सारी लिमिटेशंस हमें यहाँ पता चल जाती हैं आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन में, कि आपने अगर जो हार्डवेयर डिफाइन किया वो हार्डवेयर आप नहीं यूज़ कर पा रहे, तो उसकी जगह पे आप अल्टरनेटिव कौन सा यूज़ करोगे, क्योंकि आपने डिफाइन अब जो SRS टीम है उन्होंने कह तो दिया है कि हम इस ये चीज़ें यूज़ करेंगे, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये हार्डवेयर चाहिए, ये सर्वर्स चाहिए, लेकिन वो सर्वर्स नहीं यूज़ हो रहे, तो वो आप फिर यहाँ पे डिफाइन करते हो, लिमिटेशंस के बारे में पता चल जाता है। तो ये आपकी लिमिटेशंस है ना, जो चीज़ आपको रोक रही है, तो यहीं पे आपको पता चल गया कि उनकी अल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है, ये कोई रिस्क आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। प्लानिंग आपके पास क्या होती है, प्लानिंग में आप डिफाइन करते हो रिसोर्सेज, कि आपके पास किस टाइप का हार्डवेयर यूज़ होगा, किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, किस टाइप का सर्वर्स यूज़ किए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ कर रहे हो तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो। लेबर्स आपके पास लेबर्स होगी कि आपके कितने टीम मेंबर्स आपको चाहिए होंगे हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेनेंस टीम के लिए आपको, कोडिंग टीम के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, टेस्टिंग के लिए कितने चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कम्युनिकेशन में भी ये है कि कम्युनिकेट करना आपके लिए आसान हो जाता है, आपके यूज़र्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, आपके कोडिंग मेंबर्स के साथ, हर एक मेंबर्स के साथ उसके कम्युनिकेशन ईजी हो जाते हैं। तो जब ये सारे स्टेप्स आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रीयूज़ करने के लिए, कि आपने जब एक सॉफ्टवेयर के लिए फुल फ्लेज डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम क्रिएट किया और उसके लिए आपने आर्किटेक्चर क्रिएट किया हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप उसका न्यू वर्जन बनाते हैं, या क्लाइंट आके कहता है कि मुझे इसी तरह की गेम बना के दो लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें चेंजेस कर दो, तो वो आप लोग चेंजेस पे क्या करोगे, यही डॉक्यूमेंट खोलोगे, उसमें चेंजेस करोगे, आपको स्टार्ट से बिल्कुल पे डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देती है। इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, आपको स्टार्ट में ही सारे प्रॉब्लम्स पता चल जाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपके पास रिस्की है, कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके पास रिस्की है, कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो आपके साथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, सर्वर में क्या मसले आएंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एनालाइज हो जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट में किसी कंपोनेंट में मसला आ रहा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, या किसी और रिक्वायरमेंट पे वो डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आप क्या करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हो, फिर रिक्वायरमेंट टीम जो है उसी चीज़ को लेके आपके कस्टमर के साथ डिस्कस करती है कि ये प्रॉब्लम से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हम आपको ये एज इट इज़ चीज़ बना के देंगे जो आपने मांगी है, तो आप खुद से चेंजेस नहीं कर सकते, आपने कस्टमर से लाजमी कम्युनिकेट करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की टीम जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, आपको पहले जो रिक्वायरमेंट टीम होगी उसके साथ डिस्कस करना होगा। उन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी टीम मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप पहले उनके साथ डिस्कस करो। हाँ, और डिस्कस करने के बाद आपको पता चला कि उस रिक्वायरमेंट उस कंपोनेंट में ही मसला है, तो फिर आप जाके रिक्वायरमेंट टीम के एक मेंबर को लेके आप कहाँ जाओगे, कस्टमर के साथ जाके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम इसको इस सोल्यूशन के थ्रू या इसकी जगह ये वाला रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, ये कंपोनेंट। तो वो क्या है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही आपकी डायग्रामेटिकल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंटेशन बन रही है वहाँ पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंटरफेसेस की बात यहाँ पे हो रही है कि आपके पास जो इंटरफेस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आती है, कलरिंग का मसला आता है, बटन्स का मसला आता है, आप लॉगिन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आप किस कंपोनेंट पे जाओगे, आप होम पे जाना चाह रहे हो, आप उस पे जाना चाह रहे हो, कार्ट पे जाना चाह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दे, तो उसके इंटरफेसेस पे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं किस तरह का इंटरफेस होगा, उनकी इंटरेक्शंस किस तरह से होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करते हैं। अर्ली इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल गया है प्रॉब्लम, आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम्स है जो आपने सॉल्व भी कर ली। समटाइम्स आप क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स एनालाइज कर लेते हो कि जो फ्यूचर में उसके लिए आपने सोल्यूशन भी दिए होते हैं, कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन में एरर आ रहा है, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप्स करोगे, तो आपको टेस्टिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि हम इस तरह के टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे, इस तरह के टूल्स यूज़ करेंगे, तो ये आपको क्या करती है, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, ये आर्किटेक्चर आपको जब ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग बना रहे होते हो, तो आपके पास जो कुछ डिसीजंस आते हैं जो बाद में हार्डेस्ट टू चेंज होते हैं या बहुत क्रिटिकल होते हैं उसको
कंप्लीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती है। ठीक है। Architecture is the first design artifact where a system quality attributes are addressed. Again, हमने स्टार्ट में ही कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब आप लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वहाँ पे आप लोग बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन डायनामिक्स के बारे में, आईटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करते हो, डिस्कस कर लेते हो कि हमने ये स्टेप्स करने हैं। तो क्या आप लोग देखो कि जब एसआरएस बना रहे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में इतना डिस्कस नहीं करते, इतने एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आर्किटेक्चर बनाते वक्त आपने क्वालिटी की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका भी ख्याल करना होता है कि उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हमने क्या करने, फुलफिल करने। ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ठीक है, कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता है कि आर्किटेक्चर क्या है, हमारे पास हाई लेवल डिज़ाइन है। इस पे क्या करते हैं हम, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते, ओवरव्यू देते। जबकि आपके पास डिज़ाइन क्या होता है, लो लेवल डिज़ाइन होता है जिसपे हम बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं। जिसका इंटरफेस प्रॉपरली क्रिएट होना चाहिए, वो आपस में कम्युनिकेशन उसकी जो हो रही है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। मतलब इंटरफेस भी क्या हो रहा है कि जब आप लॉग इन करते जा रहे हो तो उसने आपने फॉर एग्जांपल 50 हाइट और 50 विड्थ दिया, तो जब आप लॉगिन करके बाद किसी और पेज पे, किसी और कंपोनेंट पे जाए तो वहाँ पे हाइट विड्थ क्या होगी, सेम होनी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। इन चीज़ों का आप, क्योंकि आप लोग बार बार इंटरफेस में ये चेंजेस आ रही होती है तो फिर आपको भी वेबसाइट यूज़ करने का या ऐप यूज़ करने का मज़ा नहीं आता। तो आप उस चीज़ को क्या करते हो कि उसका यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, वो बार बार आपको तंग कर रहा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट से एक हाइट विड्थ डिफाइन कर देते, स्टार्ट से अपनी एक थीम डिफाइन कर देते कि हमारी ये थीम होगी, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सही, तो वो हम क्या करते हैं, लो लेवल डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, टू सम लेवल इज अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन। किसी पॉइंट तक हम कह सकते हैं इज द डिज़ाइन, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि आर्किटेक्चर इज अ डिज़ाइन। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि आर्किटेक्चर इज अ डिज़ाइन। किसी हद तक ठीक है, लेकिन क्योंकि डिज़ाइन में हम जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके काम करते हैं, जबकि यहाँ पे आर्किटेक्चर में हम जस्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहे थे। सही। आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, स्केलेटन ऑफ अ सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ना, तो आपने उसका एक स्केलेटन डिफाइन किया। अब घर का देख ले, जब आप लोग मैप्स डिफाइन करते तो वो उसके बाद आप एक उसका क्या किया, जो आपके पास मैप बना हुआ आता है तो वो आपके पास क्या होता है, स्केलेटन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो मैप है ना हमारे पास, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। उसी तरह की जो मैपिंग में उन्होंने घर का बनाया होता है कि आपके रूम इस तरह होगा, इस रूम के साथ आपके पास रूम 2 भी कनेक्ट होगा, फिर रूम 2 के साथ हो सकता है आपके पास स्टोर रूम हो। तो वो क्या होता है, आपके पास एक मैप होगी। तो सेम इस तरह डॉक्यूमेंट जो डायग्राम फॉर्म में हमने क्या करी, अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एक मैप क्रिएट करी। ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, एक स्केलेटन ऑफ अ सॉफ्टवेयर के, हमने उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, उसका एक स्केलेटन डिफाइन कर दिया। एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है कि वो आपको डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट जो है वो इंटरनली किस तरह से प्लान इंडिविजुअली टू वर्क है। कि जब आपने इंटरनली जब उस पर काम कर लिया, एक जैसे कार्ट पे काम कर लिया फॉर एग्जांपल कंपोनेंट पे, तो कार्ट के बाद जब वो दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से काम करेगा, उनके आपस में कंपोनेंट किस तरह से रिलेटेबल होंगे। इन सब चीज़ों को हम कहाँ करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में काम करते हैं। ठीक है। In short, we also can say that architecture is about the whole software and design is about the specific module. कि आर्किटेक्चर, क्योंकि हमारे पास हम पूरे सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, उसमें ईच एंड कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, ईच एंड कंपोनेंट्स के अदर अगर अगेन कोई कंपोनेंट है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है आपके पास, कि जो हमने एक एक कंपोनेंट्स बताए हैं उस कंपोनेंट्स के अंदर जाके स्पेसिफिक मॉड्यूल पे काम करते हैं कि इस मॉड्यूल का इंटरफेस कैसे होगा, इस मॉड्यूल्स का जब इंटरफेस और सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली तो इस मॉड्यूल के बाद वो दूसरे किस मॉड्यूल पे जाएगा, तो वो हम सब चीज़ें आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में डिस्कस की जाती है। ठीक है। अब एक और मेन डिफरेंस इन्होंने बताया है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, हम नॉन फंक्शनल जो डिसीजंस लेते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हो तो दैट इज़ व्हाट योर आर्किटेक्चर। लेकिन डिज़ाइन हमारे पास क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अक्सर हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम इतना फोकस नहीं देते, तो उसमें क्या होता है कि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को तो फोकस दे देते हो, उस पर टाइम लगा लेते हो, सारा काम कर देते हो, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। उस तो आप जब नॉन फंक्शनल पे काम कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या करो, आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या करो, आप नॉन फंक्शनल की जो डिसीजंस है उस पे किस तरह से काम करना है, हम वो उस पे करते हैं। सही।
तो आर्किटेक्चर क्या है, हमने कल भी कहा कि आर्किटेक्चर इज बेसिकली क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आप कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स को डिस्कस करें। एंड डिज़ाइन आपके पास क्या आगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आगे कि उसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है क्लासेस है, उसका इंटरफेस है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक, गोल्स आ गए कि हमारे पास क्या गोल्स है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। सबसे पहला गोल ये है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है आपके पास रिक्वायरमेंट्स को, वो रिक्वायरमेंट्स जो आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कंपोनेंट्स बता दिए कि कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 है मेरे पास, कंपोनेंट 3 है, कंपोनेंट 4 है, कंपोनेंट 5 है, अप टू कंपोनेंट 10। ठीक है, टोटल 10 कंपोनेंट्स है मेरे पास। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो मेरे पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्की मॉड्यूल्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 3 एंड कंपोनेंट 5 जो है बहुत रिस्की मॉड्यूल्स है। तो अब हमें पता चल गया कि ये कंपोनेंट्स बहुत रिस्की मॉड्यूल्स है। तो जब कभी भी इस पे, जब कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स काम करेंगे, लो लेवल डिजाइनर्स काम करेंगे, कोडर्स करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करेंगे कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्की कंपोनेंट है। पहले हम इस चीज़ को अचीव कर ले, उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आर्किटेक्चर रिड्यूस क्या करता है हमारे पास बिजनेस रिस्क को। बिजनेस रिस्क क्या होगी, वही हमने कल भी डिस्कस किया कि आपके पास जो मार्केट लेवल की प्रॉब्लम्स आती है, बजट की प्रॉब्लम आती है, हमारे पास टाइम की मसला आ जाता है, तो या आपने कोई टूल यूज़ किया उसका बजट नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या आती है, बिजनेस रिस्क होती है। अगर ये हमने सॉल्व कर ली तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है वो भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में कनेक्ट है। आप जैसी टेक्निकल, अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कुछ और गोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपने जो सिस्टम है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को क्या करें, एक्सपोज करें, लेकिन उसमें जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो हम कहाँ करते हैं, लो लेवल डिजाइनर्स में या कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो कहा है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे काइंड ऑफ हमारे पास क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही हम क्या करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपके पास आर्किटेक्चर क्या है कि बिल्कुल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन करते हैं, एंड डिज़ाइन आपके पास की जो हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाते हैं। सही, आप जब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाओगे वहाँ पे कहीं पे भी आप क्लासेस के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, कहीं पे भी फंक्शंस के बारे में, कहीं पे भी कोड कुछ भी डिस्कस नहीं करोगे। एक डायग्राम हम बनाते हैं वहाँ पे हम क्लासेस और कोड को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भी आपके पास जो है, उसका डायग्राम का नाम भी क्लास डायग्राम है, लेकिन वो भी आपको क्या है, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स बना के दे देते हैं। वो इंशाल्लाह आगे का काम है कि वो किस तरह से करते हैं, लेकिन आपके जो आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स है उनका किसी भी कोड, किसी भी फंक्शन, किसी भी सीडो कोड, किसी चीज़ से भी काम नहीं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि एसआरएस को स्टडी करें, उसको स्टडी करके क्या बनाए, अपनी मॉडल्स क्रिएट करें और डायग्राम फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें, और बिल्कुल भी उसको डिटेल में नहीं जाके डिस्कस करना। ठीक है, मतलब उसमें कोड नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी आपकी फंक्शंस के बारे में नहीं होना चाहिए, सीडो कोड कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, फिर आपके यूज़ केसेस सिनेरियोज के कंपोनेंट जब आपने डिफाइन कर दिए, तो उस कंपोनेंट के अंदर आपके पास कितने यूज़ केसेस है, उसका सिनेरियो क्या, क्योंकि हमने कहा है ना कि कंपोनेंट सिर्फ नहीं डिफाइन करने, हमने उसकी लॉजिक्स भी डिफाइन करनी है, क्योंकि बाकी जो आपके एसडीएलसी के टीम मेंबर्स है वो कौन सी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, तो उनको वो कंपोनेंट पढ़ के समझ आ जाए कि बेसिकली इस कंपोनेंट में क्या करना है, क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का एक और बेनिफिट हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, आपको एड्रेस कर देता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब जैसे कल के लेक्चर में भी हमने कहा था, फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट सॉरी तो हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। अब इसका मैं जब सब सिस्टम क्रिएट करती हूँ तो सब सिस्टम क्या है कि इसमें कौन कौन से यूजर्स होंगे, तो वो क्या है मेरे पास, यूजर्स एंड एडमिन। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। कंपोनेंट्स में हम आ गए तो यूजर्स में क्या है कि वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद वो कार्ट ऑप्शन को यूज कर सकता है, वो पेमेंट आपके पास कर सकता है, और आपके पास वो रिव्यूज कर सकता है,
प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो प्रोडक्ट को बाई करे, वो प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। अब एडमिन आ गए तो एडमिन क्या कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट को ऐड करेगा, ऐड प्रोडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो उसको क्या करेगा, रिव्यूज़ को रिव्यू कर सकता है कि आपके क्या क्या रिव्यूज़ आए हैं, और वो अपने जो स्टॉक है उसको चेक करेगा कि आपने जो जो चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड किए हैं या ऐप पे अपलोड किए हैं वो चीज़ें क्या मौजूद हैं भी के नहीं। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यूज़र्स जो हैं आपके पास, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट को ऐड करेगा, आपके पास कार्ट है, पेमेंट है, रिव्यू है और व्यूज़ करेगा। एडमिन के पास ये रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंस पता चल गया कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास पेशेंट हो गए, डॉक्टर्स आ गए और हमारे पास एडमिन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मेरे पास 3 यूज़र्स हैं। अब इन 3 यूज़र्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब एसआरएस में जब हम बना रहे हैं तो एसआरएस में हम एक साथ ही सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ ये लिखते हैं कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ये नॉन फंक्शनल है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। वहाँ पे हम इंडिविजुअली नहीं डिस्कस करते। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल डिवाइड करते हैं। पेशेंट का क्या काम है कि वो क्या करे, अपॉइंटमेंट लेगा आके, ठीक है। अपॉइंटमेंट ले सकता है, आपके जो डॉक्टर्स है उसको व्यू कर सकता है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्टर्स मौजूद है। अब डॉक्टर्स हैं वो अपने अपॉइंटमेंट्स को व्यू कर सकते हैं कि आपके पास कितने अपॉइंटमेंट आई है दिन की, ठीक है। और एडमिन जो है वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी कि आज डॉक्टर को सेंड करेगा कि आज आपके पास इतने पेशेंट्स हैं, और उस पेशेंट को जो आज जिस डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एडमिन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दी, वो डिफ्रेंशिएट कर दी कि किस यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ मौजूद है। उसके बाद क्या है हमारे पास, हम हैंडल करते हैं फंक्शन एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सही। उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख लें कि पेशेंट की क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकेगा और व्यू कर सकेगा। तो यहाँ पे वो उसको हैंडल करेगा इस अब इसमें वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट जब वो कर रहा है, हमारे आर्किटेक्चर टीम मेंबर से क्या काम है कि जब वो अपॉइंटमेंट कर रहा है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए उसको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद वो अपॉइंटमेंट पे जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट पे जाने के बाद वो अपने लिए डेट सेलेक्ट करेगा कि डेट सेलेक्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि क्या उस डेट पे आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, या उस डेट पे आपके पास जिस टाइम पे जाना चाहते हैं उस टाइम वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। तो ये आपके पास इज अ काइंड ऑफ क्या है, उसकी एक्टिविटी डायग्राम थोड़ी सी बन सकती है, स्टेट चार्ट डायग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स आप क्या करते हो, उसको डिफाइन करते हो कि आपके इस कंपोनेंट का काम क्या है। तो ये आपके पास क्या होगी, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप कहते हैं ना कि अपॉइंटमेंट का क्या काम है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या करता है कि आपके जो ऑनरशिप की जो गोल्स हैं वो उसको रिड्यूस करता है। उसको उसका मेन मकसद क्या होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में पोजीशन है उसको इंक्रीज करे। जितना अच्छा आपका आर्किटेक्चर बनेगा, जितना अच्छा आर्किटेक्चर आपके बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनसे डिफरेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्या होगी, आपकी मार्केट में आपकी जो पोजीशन है वो हाई हो जाएगी, सही। फिर आपने यहाँ पे हैंडल तो कर ली फंक्शनल नॉन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन उनकी जो फंक्शनैलिटी से वो कोशिश करेगा कि इसको इम्प्रूव करे, ठीक है। वो यहाँ पे क्या होगा आपके पास इम्प्रूव। फिर आपके पास की बात करते हैं, एडवांटेजेस तो है लेकिन एडवांटेजेस के अलावा कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हमारे पास मौजूद है। पहला लिमिटेशन ये है कि आपके पास इतने टूल्स नहीं है, ठीक है। मतलब इतने टूल नहीं है, या उनको अगर कुछ टूल्स है तो उसमें स्टैंडर्ड्स का मसला आता है, वो प्रॉपरली इतने स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब जो हमारे पास हम टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ यूएमएल, ठीक है। ये एक पूरा स्टैंडर्ड टूल है जो आपने यूज़ करते हो फॉर मेकिंग योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। लेकिन उसके अलावा अगर आपको यूज़ करना चाहोगे तो वो या तो स्टैंडर्डाइज नहीं, या फिर उस टूल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो वो अगर जिसको यूएमएल नहीं आता तो वो प्रॉपरली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, सही। lack of analysis methods to predict whether architecture will result in
एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट मीट्स रिक्वायरमेंट्स। आपके पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा मेथड नहीं जो आप प्रिडिक्ट कर सको कि जो हम ये आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकेगा कि नहीं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ रहा है कि आपने अब इतना पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना दी और लेटर ऑन आपको पता चला कि ये तो आपने प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाया, आपने प्रॉपर मेथड नहीं यूज़ किया, आपने प्रॉपर टूल नहीं यूज़ किया। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाती है। लेक ऑफ नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी भी कितने लोग हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। मतलब अभी भी कितने लोग, उनको आइडिया नहीं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या चीज़, उसको किस तरह से बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को हमने पिछले सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था कि अभी भी कितने लोग, जैसे कि आप लोग थे, आप लोग को आइडिया नहीं था कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करते हैं। इसी तरह ये है कि इसकी भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि हमारे पास आर्किटेक्चर किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स करेंगे। या अगर अगर किसी को पता चल भी जाता है तो वो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर आ जाता है हमारे पास लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को अपना रोल नहीं पता कि उसका बेसिकली काम क्या है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। डॉक्यूमेंटेशन चलिए बना लेता है, लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो उस पर वो बाकी जो टीम मेंबर्स है उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसको पता नहीं होता कि क्या क्या स्टेप्स करूँ ताकि मैं उनसे डिस्कस कर सकूँ। तो उसको अपने रोल्स पता होने चाहिए कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को कि मैं क्या क्या स्टेप्स करूँ, किस तरह से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है, lack of understanding of design process, design experience and evolution of design। दूसरा फिर ये आ गया कि आपको जो डिज़ाइन प्रोसेस है, इनके जो एक्सपीरियंस है, इनके जो बनाने के एवोल्यूशन के स्टेप्स है, उसमें भी फिर वो प्रॉपर उनको समझ। अब जिसको यूएमएल डिज़ाइंस बनाने आते हैं, यूएमएल्स के बारे में पता है कि क्लास डायग्राम क्या है, सीक्वेंस डायग्राम क्या है, आपके पास प्रोसेस डायग्राम क्या है, आपके पास कंपोनेंट डायग्राम क्या है, अगर वो आपको पता है तो फिर आप ये डॉक्यूमेंटेशन आराम से स्टडी कर सकते हो और आराम से बना सकते हो। और बाकी भी जो एसडीएलसी टीम मेंबर्स हैं आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके जो लो लेवल डिज़ाइनर्स हैं उनको यूएमएल नहीं पढ़ना आता या समझ नहीं आता, तो वो फिर जो है इसको प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या, किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करो, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो वो नोट कर लें। इंशाल्लाह जब ऑनलाइन सेशन होगा तो उसमें फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे।